फ्रेंड्स, मैं पुष्पा यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस होम साइंस की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12 के गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। आज का पहला प्रश्न हमारा है, वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है? वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है? ऑप्शन ए, वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं। ऑप्शन बी, वस्त्रों की गंदगी दूर हो जाती है। ऑप्शन सी, व्यक्ति स्वास्थ्य में सहायता मिलती है। ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन रहेगा वो ये सभी रहेगा। वस्त्रों की नियमित धुलाई से वस्त्र साफ सुथरे भी रहते हैं, वस्त्रों की गंदगी भी दूर हो जाती है और व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, धुलाई की प्रक्रिया में वस्त्रों को धूल, मैल तथा शोधक पदार्थ के अंशों से मुक्त के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑप्शन ए, आलोडन। ऑप्शन बी, अवपातन। ऑप्शन सी, खंगालना। ऑप्शन डी, स्पंदन। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो सी हो जाएगा, खंगालना। अगला प्रश्न हमारा है, रंगों का निर्धारित प्रकार है। रंगों के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? ऑप्शन ए, प्राथमिक रंग। ऑप्शन बी, द्वितीयक रंग। ऑप्शन सी, तृतीयक रंग। ऑप्शन डी, ये सभी। तो रंगों का जो निर्धारित प्रकार है वो ये सभी हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है और तृतीयक भी है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से प्रमुख कार्यालय स्टाफ का सदस्य है। कौन सा जो है प्रमुख कार्यालय स्टाफ का सदस्य है? ऑप्शन ए, प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक। ऑप्शन बी, कार्यपालक गृह अनुरक्षक। ऑप्शन सी, सहायक गृह अनुरक्षक। ऑप्शन डी, तल पर्यवेक्षक। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से गृह व्यवस्था विभाग का सदस्य है। कौन सा इसमें गृह व्यवस्था विभाग का सदस्य है? ऑप्शन ए, प्रमुख कार्यालय प्रबंधक। ऑप्शन बी, कार्यपालक गृह अनुरक्षक। ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा कक्ष प्रबंधक का। ऑप्शन डी, दरबान का। जिसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रतीक्षा कक्ष प्रबंधक का। अगला प्रश्न हमारा है, उपभोक्ता की सामान्य समस्या क्या है? ऑप्शन ए, मिलावट। ऑप्शन बी, खराब गुणवत्ता की समस्या। ऑप्शन सी, तौल माप की समस्या। ऑप्शन डी, ये सभी। तो उपभोक्ता की जो सामान्य समस्या होती है वो मिलावट की भी होती है, खराब गुणवत्ता की समस्या भी होती है और तौल माप की भी समस्या होती है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संप्रेषण गतिविधियों का क्षेत्र है। इसमें से संप्रेषण गतिविधियों का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए, संदेश बनाना। ऑप्शन बी, संदेश संप्रेषित कराना। ऑप्शन सी, का व खा दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण गतिविधियों का जो क्षेत्र होता है वो संदेश बनाना भी होता है और संदेश संप्रेषित कराना भी होता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रंगों का आयाम है। रंगों का आयाम क्या है? ऑप्शन ए, ह्यू है। ऑप्शन बी, मान है। ऑप्शन सी, तीव्रता या क्रोमा है। ऑप्शन डी, ये सभी है। तो रंगों का आयाम जो होता है ये सभी हैं, ह्यू भी होता है, मान भी होता है और तीव्रता या क्रोमा, ये तीनों होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वस्त्रों को निर्जल धुलाई या शुष्क धुलाई होती है। वस्त्रों की निर्जल धुलाई व शुष्क धुलाई जो है कैसे होती है? ऑप्शन ए, सामान्य रूप से घरों में ही। ऑप्शन बी, व्यवस्थित ड्राई क्लीनिंग। ऑप्शन सी, धोबियों द्वारा धोबी घाटों पर। ऑप्शन डी, कहीं भी हो सकती है। तो इसमें वस्त्रों की जो निर्जल धुलाई होती है, यानी कि शुष्क धुलाई जो होती है वो व्यवस्थित ड्राई क्लीनिंग के द्वारा होती है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जल निष्कासन कितने प्रतिशत नमी को वस्त्रों से हटा देते हैं? जल निष्कासक जो है कितने प्रतिशत नमी को जो है वस्त्रों से हटा देते हैं? ऑप्शन ए, 60 से 70%। ऑप्शन बी, 20 से 30%। ऑप्शन सी, 70 से 80%। ऑप्शन डी, 30 से 40%। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो ए हो जाएगा, 60 से 70%। अगला प्रश्न हमारा है, जल निष्कासक गति पर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए, अपकेंद्री। ऑप्शन बी, नियत। ऑप्शन सी, अभिकेंद्री। इनमें से कोई नहीं। इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो सी हो जाएगा, अभिकेंद्रित। जल निष्कासक जो है अभिकेंद्रित गति पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, शुष्को में कितने परिचालन होते हैं? शुष्कों में कितने परिचालन होते हैं? ऑप्शन ए, 2। ऑप्शन बी, 4। ऑप्शन सी, 3। ऑप्शन डी, 7। तो शुष्कों में जो है कितने परिचालन होते हैं? 2 होते हैं। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, व्यावसायिक धुलाई घर में शामिल है। व्यावसायिक धुलाई घर में क्या शामिल है? ऑप्शन ए, धुलाई। ऑप्शन बी, प्रेस करना। ऑप्शन सी, जल निष्कासक। ऑप्शन डी, ये सभी। तो व्यावसायिक धुलाई घर में जो है ये सभी शामिल हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वस्त्रों की धुलाई की मशीनें होती हैं, कैसी होती हैं? ऑप्शन ए, पूर्णतया। ऑप्शन बी, अर्ध स्वचालित। ऑप्शन सी, हस्तचलित। ऑप्शन डी, ये सभी प्रकार। तो वस्त्रों की धुलाई की मशीनें जो होती हैं ये सभी प्रकार की होती हैं। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसका महत्व रोटी, कपड़ा और मकान जैसा है? ऑप्शन ए, नौकरी का। ऑप्शन बी, प्रबंधन का। ऑप्शन सी, संप्रेषण का। ऑप्शन डी, निर्देशन का। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हमारा है, किसी संगठन का महत्व
किसी संगठन का महत्वपूर्ण प्रकार या गतिविधि है। किसी संगठन का महत्वपूर्ण प्रकार या गतिविधि क्या है? ऑप्शन ए जनसंपर्क, ऑप्शन बी निर्देशन, ऑप्शन सी परामर्श, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो मतलब संगठन का महत्वपूर्ण प्रकार गतिविधि है वो जनसंपर्क है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है संप्रेषण गतिविधियों का क्षेत्र है। संप्रेषण गतिविधियों का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए संदेश बनाना, ऑप्शन बी संदेश संप्रेषित करना, ऑप्शन सी का व खा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का व खा दोनों हो जाएगा। संप्रेषण गतिविधियों का क्षेत्र जो है वो संदेश बनाना भी होता है और संदेश संप्रेषित कराना भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निगमित संप्रेषण में सम्मिलित उपयोगी संप्रेषण क्या है? ऑप्शन ए आंतरिक संप्रेषण, ऑप्शन बी बाह्य संप्रेषण, ऑप्शन सी का खा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही विकल्प हमारा है वो सी हो जाएगा, का खा दोनों है, क्योंकि आंतरिक संप्रेषण भी होता है और बाह्य संप्रेषण भी होता है। अगला प्रश्न हमारा है जनसंपर्क के प्रकार। जनसंपर्क के प्रकार क्या हैं? ऑप्शन ए प्रचार कराना या करना, ऑप्शन बी संबंध बनाना, ऑप्शन सी जनसंपर्क नीति, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें से ये सभी हो जाएगा, क्योंकि जनसंपर्क के प्रकार में प्रचार करना भी आता है, संबंध बनाना भी आता है, जनसंपर्क नीति भी आती है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पारिवारिक बजट की मुख्य मद है। पारिवारिक बजट की मुख्य मद क्या है? क्या ऑप्शन ए भोजन है, ऑप्शन बी दुकान है, ऑप्शन सी मनोरंजन है, ऑप्शन डी क्या फर्नीचर है? तो इसमें से पारिवारिक बजट की मुख्य मद जो है क्या है? भोजन है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है बजट सफल होता है। बजट जो है सफल कब होता है? ऑप्शन ए व्यय कम करके, ऑप्शन बी आय व्यय के सही संतुलन से, ऑप्शन सी आय बढ़ा करके, ऑप्शन डी बचत करके। तो बजट जो है सफल तब होता है जब आय व्यय के सही संतुलन हो तब, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सी बजट की मुख्य मद नहीं है? कौन सी इसमें बजट की मुख्य मद नहीं है? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी मकान या वस्त्र, ऑप्शन डी फैशन या फिर दुकान। तो बजट की इसमें से मद जो है नहीं है, फैशन और दुकान नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बचत करना, ऑप्शन बी व्यय पर नियंत्रण करना, ऑप्शन सी आय का ज्ञान होना, ऑप्शन डी ये सभी होना। तो पारिवारिक बजट बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बचत करना भी होता है, व्यय पर नियंत्रण करना भी होता है, आय का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न हमारा है लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने किया था? लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए मार्क्स ने, ऑप्शन बी एंजल ने, ऑप्शन सी टॉल्स्टॉय ने, ऑप्शन डी माइकल एंजेलो ने। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, एंजल ने। बजट का जो सिद्धांत था वो एंजल ने दिया था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है सर्वोत्तम। सर्वोत्तम मतलब आदर्श पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? आदर्श पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? ऑप्शन ए घाटे का बजट, ऑप्शन बी संतुलित बजट, ऑप्शन सी बचत का बजट, ऑप्शन डी दैनिक बजट। तो इसमें जो है सर्वोत्तम यानी कि आदर्श पारिवारिक बजट जो है माना जाता है किसको? बचत का बजट, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है? बजट में जो आय व्यय का विवरण रखा जाता है वो कितनी अवधि के लिए रखा जाता है? ऑप्शन ए एक सप्ताह के लिए, ऑप्शन बी एक माह के लिए, ऑप्शन सी एक वर्ष के लिए, ऑप्शन डी एक निश्चित अवधि के लिए। तो बजट का जो वर्ष निर्धारित किया जाता है कितने समय के लिए करना है वो एक निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जिस बजट में कुल आय में से कुल व्यय अधिक हो उसे कहा जाता है। मतलब जिस बजट में से कुल आय से ज़्यादा व्यय होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संतुलित बजट, ऑप्शन बी घाटे का बजट, ऑप्शन सी बचत का बजट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो घाटे का बजट, मतलब कुल आय से व्यय हम ज़्यादा कर रहे हैं तो वो घाटे का बजट है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है बजट सफल होता है। बजट जो है सफल कब माना जाता है? ऑप्शन ए व्यय कम करके, ऑप्शन बी आय व्यय के सही संतुलन से, ऑप्शन सी आय बढ़ा करके, ऑप्शन डी बचत करके। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो बी है, आय व्यय के सही संतुलन से बजट जो है सफल होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए वार्षिक बजट, ऑप्शन बी मासिक बजट, ऑप्शन सी साप्ताहिक बजट, ऑप्शन डी दैनिक बजट। तो इसमें जो है आय व्यय में संतुलन हेतु मासिक बजट क्या है? उपयुक्त सही साधन है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है एंजल के अनुसार कम आय वर्ग के
परिवार की आय का अधिकांश प्रतिशत व्यय किस मद पर होता है? क्या ऑप्शन ए वस्त्र पर, ऑप्शन बी भोजन पर, ऑप्शन सी आवास पर, ऑप्शन डी ईंधन पर। तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजन पर। अगला प्रश्न हमारा है, बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है, क्या है? ऑप्शन ए बॉक्स में रखना, ऑप्शन बी बैंक में जमा करना, ऑप्शन सी पड़ोसियों के घर रखना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो बी है, बैंक में जमा करना। तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है। ऑप्शन ए स्कूली बच्चों के लिए, ऑप्शन बी पड़ोसियों के लिए, ऑप्शन सी स्वयं एवं आश्रितों के लिए, ऑप्शन डी मेहमानों के लिए। इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो स्कूली बच्चों के लिए है। बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन क्या है? स्कूली बच्चों के लिए। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है? मतलब किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन ए यात्री चेक, ऑप्शन बी उपहार चेक, ऑप्शन सी रेखांकित चेक, ऑप्शन डी वाहक चेक। तो रेखांकित चेक ऐसा चेक होता है जिसमें जो है प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा करा करके प्राप्त कर सकता है वो राशि। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, रेखांकित चेक। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? राष्ट्रीय बचत पत्र जो है किसकी योजना है? ऑप्शन ए बैंक की, ऑप्शन बी बीमा निगम की, ऑप्शन सी डाक खाने की, ऑप्शन डी इनमें से किसी की नहीं। तो इसमें जो है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय बचत पत्र ये डाक खाने की योजना है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पारिवारिक आय का स्रोत हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन ए वेतन, ऑप्शन बी पेंशन, ऑप्शन सी मजदूरी, ऑप्शन डी ये सभी। तो पारिवारिक आय का स्रोत वेतन भी हो सकता है, पेंशन भी हो सकता है और मजदूरी भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? इसमें से जो है सबसे सुरक्षित चेक कौन सा है? ऑप्शन ए वाहक चेक, ऑप्शन बी क्रॉस चेक, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है क्रॉस चेक सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी रूप में है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। ऑप्शन ए विक्रेता भी हो सकता है, ऑप्शन बी उपभोक्ता भी हो सकता है, ऑप्शन सी आलोचक, ऑप्शन डी कृषक। तो प्रत्येक मनुष्य जो है किसी ना किसी रूप में, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, वो उपभोक्ता हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।